बिस्मिल्लाह करते हैं। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग लेक्चर 13। अच्छा जी, सो अ क्विक रीकैप। हम डिस्कस कर रहे हैं जो मेन टॉपिक है दैट इज़ मार्कोव डिसीजन प्रोसेस। ठीक, और फिर हमने कहा मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में स्टेट्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, स्टेट की वैल्यूज़ होती हैं और स्टेट एक्शन की वैल्यूज़ होती हैं। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ स्टेट under any policy pi? It is the expected value of return that we expect starting from that state S and then following that policy pi. So what is the expected value of return that we can get? ठीक, और इसकी फिर जो बेलमैन्स इक्वेशन फाइनली बन गई थी वो क्या बन गई थी कि we then have to consider every action from that state. ठीक, and after a certain action is selected, then we have to consider every S prime and every reward, उनकी probability को हम consider करेंगे। ठीक, given S A, और इन सारी probabilities को फिर हम multiply करते हैं reward की value के साथ plus some discounting factor and the value of the future state under that policy pi. ठीक, so basically that value tells us how good or bad a state is for an agent to be in. इसी तरह फिर हमने जब स्टेट और एक्शन, इन स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन लें, अगर हमने वो बताना है कि वो कितना गुड और कितना बैड है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्यू। तो अगेन फॉर दैट पाई का क्या मतलब है कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट एस टेकिंग अ पर्टिकुलर एक्शन ए और उसके बाद फिर हम पॉलिसी पाई को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, तो इस केस में क्या हो गया, क्योंकि हमने एक्शन को अब सारे एक्शन नहीं कंसिडर करने, हमने एक्शन फिक्स कर लिया है। सो आपके पास क्या चीज़ रह जाएगी, ओनली दिस वैल्यू विल बी लेफ्ट। ठीक, विच इज़ एस प्राइम आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए, रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर, वैल्यू ऑफ पाई एस प्राइम। तो क्यू की स्टेट वैल्यू, सॉरी स्टेट एक्शन की जो वैल्यू है इसकी इक्वेशन ये है। और फिर हमने क्या कहा था कि अगर हमें यहाँ पे भी क्यू चाहिए तो इसको फिर हमने कन्वर्ट कर लिया था किस में। सो वी नो कि वैल्यू ऑफ एनी स्टेट इज़ बेसिकली व्हाट, कि अगर हमें उसमें हर एक्शन की वैल्यू पता हो, उस स्टेट में अगर हमें हर एक्शन की वैल्यू पता हो अंडर दैट पॉलिसी, सो वैल्यू ऑफ द स्टेट इज सिंपली द वेटेड एवरेज ऑफ दोज वैल्यूज़, यानी हर वैल्यू को आप उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर आप सम करते हैं, दैट बिकम्स द वैल्यू ऑफ दैट स्टेट। तो अगर ये एस प्राइम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे प्राइम्स हो जाएंगे। ठीक, तो फिर हमने ये क्वेश्चन यहाँ पुट कर ली थी। सो वी गेट एस प्राइम आर पी एस प्राइम आर गिवन एस ए, रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर, और ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई थी विच इज़ ए प्राइम। and this is q pi s prime a prime। ये क्या इक्वेशन बन गई, these are the Bellman's equations for the value of a state and for the value of state action। लेकिन ये तो एक पॉलिसी के फिक्स करके, पॉलिसी को फिक्स करके पर हम ये वैल्यूज निकाल, जैसे बुक में जो एग्जांपल थी उसमें हमने क्या पॉलिसी ली थी, वो पॉलिसी थी कि आप हर स्टेट में कोई भी एक्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं। बट रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल पॉलिसी। तो जब ऑप्टिमल पॉलिसी कहते किसे हैं, व्हाट इज़ एन ऑप्टिमल पॉलिसी? ऑप्टिमल पॉलिसी इज़ दैट पॉलिसी सच दैट द वैल्यू ऑफ स्टेट अंडर दैट पॉलिसी will be the maximum of all the value of state under any policy and this is true for each state। यानी एक स्टेट की आप डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंडर वैल्यू निकालें तो जो पॉलिसी हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा वही हम कंसिडर करते हैं कि दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर द ऑप्टिमल पॉलिसी। ठीक, एंड दिस शुड बी ट्रू फॉर एवरी स्टेट। इसी तरह अगर हम स्टेट एक्शन की वैल्यू देना चाहते हैं अंडर ऑप्टिमल पॉलिसी तो वो भी क्या होगी कि आप तमाम स्टेट एक्शन की वैल्यू को कंसिडर करेंगे अंडर एवरी पॉलिसी और उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू अंडर द ऑप्टिमल पॉलिसी। सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स ऑप्टिमल पॉलिसी क्या होती है, जो हमें वैल्यू ऑफ द स्टेट और एक्शन वैल्यू, सॉरी स्टेट एक्शन की जो वैल्यू है वो हमें मैक्सिमम दी, वो पॉलिसी
ऑप्टिमल पॉलिसी होती है। ठीक, फिर हमने इन्हीं इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन हमने निकाली हैं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज बेलमैन्स इक्वेशन फॉर वैल्यू ऑफ स्टेट एंड दिस इज बेलमैन्स इक्वेशन फॉर द स्टेट एक्शन वैल्यू। इन्हीं को जब हमने बेलमैन में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, तो हम सारे एक्शन नहीं कंसिडर करते ऑप्टिमल पॉलिसी में, हम वो एक्शन कंसिडर करते हैं जो हमें मैक्सिमम वैल्यू दे। सो बेसिकली ये वैल्यू फिर क्या बन जाती है, वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर द ऑप्टिमल पॉलिसी में फिर यही इक्वेशन होगी, ये वाला पार्ट हम कंसिडर करेंगे, लेकिन देन वी हैव टू मैक्सिमाइज वो एक्शन के ऊपर। ठीक, सो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम एस प्राइम आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर, रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये भी ऑप्टिमल पॉलिसी। और हम इस वैल्यू को निकालेंगे हर एक्शन के लिए, इस स्टेट में जितने भी एक्शंस पॉसिबल हैं हर एक्शन के लिए इन वैल्यू को निकालेंगे, और फिर जो एक्शन हमें मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा उसको हम कंसिडर करेंगे वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर द ऑप्टिमल पॉलिसी। ये चीज क्लियर है? ठीक, दैट वाज द बेलमैन्स ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ द स्टेट। इसी तरह जो क्यू वाली इक्वेशन थी वो क्या बन जाएगी, वो यही इक्वेशन होगी जो हमने यहाँ पे निकाली है, ये वाली। ठीक, लेकिन इसमें भी हम यहाँ पे हर एक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि उस एक्शन को कंसिडर करेंगे जो हमें फ्यूचर स्टेट एक्शन की वैल्यू मैक्सिमम दे। तो बेसिकली किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये मैक्सिमम ओवर ए से रिप्लेस हो जाएगा। सो द ऑप्टिमैलिटी इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, एस प्राइम आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए, इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर, और मैक्सिमाइज करने की बजाय, सॉरी सम लेने की बजाय हम मैक्सिमाइज करेंगे। सो ये बार बार इन इक्वेशंस को देखने का ये मकसद है कि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाएं, लेकिन ये जहन में तब बैठती हैं जब आप इसकी एग्जाम्पल कुछ करके करते हैं। ठीक, तो लास्ट टाइम हमने इसकी फिर एग्जाम्पल भी कर ली थी। सो हमने लास्ट टाइम बात यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि ये जब हम मैक्सिमम का फंक्शन लेते हैं, सो दीज इक्वेशन नो लॉन्गर रिमेन लीनियर, ये लीनियर इक्वेशंस नहीं बनती, बिकॉज मैक्सिमम इज़ नॉट अ लीनियर फंक्शन। ठीक, तो जब ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहती, सो वी कैन नॉट सॉल्व देम यूजिंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, लेकिन सपोज हम किसी तरीके से ये वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल suppose by some method we are able to find the optimal values of the state। इसका फ़ायदा क्या होता है, सपोज ये 20 है, ये 18 है, ये 13 है, ये 15 है, इसका फ़ायदा क्या है, सपोज these are the optimal values। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि हम ऑप्टिमल पॉलिसी निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ ऑप्टिमल पॉलिसी, कि जो हम बता सके कि हर स्टेट में कौन सा एक्शन बेहतर है। तो ऑप्टिमल पॉलिसी कैसे निकालेंगे, गिवन वी स्टार, उसके लिए वी हैव टू लुक अहेड वन स्टेप। क्या मतलब है कि इफ़ आई नो कि इस स्टेट की वैल्यू 18 है, तो इस स्टेट में सबसे बेहतर एक्शन क्या होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टेट की हर एक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक, सपोज इसके 4 एक्शंस हैं इस स्टेट में, और हम सपोज करते हैं कि वॉल पे टकराने से -1 रिवॉर्ड मिलता है, उसी स्टेट में वापस आते हैं, बाकी आपको 0 रिवॉर्ड मिलता है सपोज। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस स्टेट, इसको कुछ भी कहते हैं, सपोज को कहते हैं 0th रो में फर्स्ट कॉलम, सपोज ये एक स्टेट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू तो हमें पता है, सॉरी हमने क्या निकालना है, पॉलिसी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो 0-1 स्टेट में, कॉल दिस स्टेट 0-1, उसमें अगर मैं अप लूँ तो क्या इक्वेशन होगी। ठीक, तो अब अगर मैं प्रेस करूंगी तो किस प्रोबेबिलिटी के साथ मैं इसी स्टेट में वापस आऊंगी, 1, और मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा, -1। तो रिवॉर्ड चूँकि प्रोबेबिलिटी 1 है, तो वो तो जो सम ये वाली चीज़ है तो 1 ही रहेगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 × -1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर जो भी है, सपोज 0.9। और फिर अगर हमें वैल्यू गिवन होती है तो हम डायरेक्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यू कैन सी कि क्यू स्टार में हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे भी देख लें तो एक इक्वेशन ये भी है कि हम डिस्काउंटिंग फैक्टर को वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अगर हमें वैल्यूज गिवन हो। ठीक, वैल्यू ऑफ द स्टेट अगर गिवन हो तो हम डिस्काउंटिंग फैक्टर को सिंपली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा,
अब इसी वापस में आएंगे तो ये हो जाएगा 18, तो ये एक वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह डाउन की निकालेंगे, लेफ्ट की निकालेंगे और राइट की निकालेंगे। तो जिस एक्शन स्टेट की वैल्यू हाईएस्ट होगी, इट मीन्स कि वो एक्शन जो होगा वो उसमें ऑप्टिमल होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इसकी वैल्यू आती है 5, सपोज इसकी वैल्यू क्यू स्टार इसी स्टेट में डाउन की जो वैल्यू आती है सपोज वो 10 आती है, और इसी स्टेट में राइट की वैल्यू सपोज 3 आती है और लेफ्ट की वैल्यू 2 आती है। तो विच एक्शन विल बी ऑप्टिमल? डाउन। ठीक। सो इन वैल्यूज निकालने का क्या फ़ायदा होता है कि जब हम एक दफ़ा स्टेट की ऑप्टिमल वैल्यूज निकाल लेते हैं तो वहाँ से फिर हम ऑप्टिमल पॉलिसी डिटरमिन कर सकते हैं कि एजेंट ने इस स्टेट में रहते हुए कौन सा करना है, डाउन। वैसे यहाँ पे डाउन ही होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये होगा, बट एग्जाम्पल है। ठीक, यहाँ तक लास्ट टाइम बात हो चुकी थी। एनी कन्फ्यूजन? ये MDP की क्विक रिकैप था। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं कि लास्ट टाइम जो हमसे मिस हो गई थी और शायद बुक में भी है वो एग्जाम्पल, कि हाउ टू कंपेयर टू पॉलिसी। सपोज हम कब कहते हैं कि पॉलिसी pi 1 is better than pi 2? If the value of the state under pi 1 is greater than equal to value of the state under pi 2 for every state belonging to S। यानी अगर हर स्टेट की वैल्यू pi 1 के लिए ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू pi 2, तो हम कहते हैं pi 1 बेहतर है। तो एक एग्जाम्पल ज़रा करके देखते हैं कि सपोज दिस इज अ स्टेट। ठीक, इस स्टेट में हमारे पास दो एक्शंस के ऑप्शंस हैं, वन इज लेफ्ट एंड द अदर इज राइट। सपोज लेफ्ट लेके आपको रिवॉर्ड 0 मिलता है और राइट लेके आपको रिवॉर्ड सब, आई थिंक यहाँ पे 1 था एग्जाम्पल, जो लेफ्ट लेके आपको +1 मिलता है, राइट लेके आपको 0 मिलता है। और लेफ्ट लेके आप जिस, सो दिस इज स्टेट एंड दिस इज एक्शन। ठीक, यूजुअली इसको फील्ड से करते हैं, और ये +1 रिवॉर्ड है और ये 0 यहाँ पे रिवॉर्ड है। लेफ्ट लेके आप जिस स्टेट पे पहुँचते हैं उस स्टेट से आप जो भी एक्शन लें वो आपको वापस इसी स्टेट पे लेके आता है। ठीक, विद रिवॉर्ड 0। जबकि इस केस में जब आप राइट लेके इस स्टेट पे आते हैं तो इमीडिएट रिवॉर्ड तो 0 मिलता है, लेकिन इस एक्शन लेने के बाद अब आप जिस स्टेट पे पहुंचते हैं वहाँ पे आप जो भी एक्शन लें तब आपको रिवॉर्ड मिलता है +2 का। सो हमने क्या डिटरमिन करना है कि अब दो पॉलिसी हैं। एक पॉलिसी ये है कि इस स्टेट में आप हमेशा लेफ्ट लें, ठीक, और दूसरी पॉलिसी ये है कि अगर आप इस स्टेट में हैं तो आप हमेशा राइट लें। तो विच पॉलिसी इज बेटर? अब हमें इसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगे, ऐसे हम नहीं कह सकते। ठीक, यस, गैमा। तो गैमा की सपोज पहले हम कंसिडर करते हैं 0 वैल्यू। ठीक, और हमने किस स्टेट की वैल्यू कम, देखें यहाँ पे डिसीजन तो सिर्फ इस जगह पे है ना कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। इन स्टेट पे तो हमने कोई डिसीजन नहीं लेना है। इन स्टेट पे तो हम हमेशा वापस इसी स्टेट पे आएंगे, चाहे जो भी एक्शन लें हम वापस इसी स्टेट पे आ रहे हैं। इट मीन्स कि हमने क्या देखना है, वैल्यू ऑफ दिस स्टेट अंडर पॉलिसी लेफ्ट क्या आती है एंड द वैल्यू ऑफ दिस स्टेट अंडर पॉलिसी राइट क्या आती है। यानी अगर आप हमेशा लेफ्ट लेते हैं तब इसकी क्या वैल्यू होती है, और अगर आप राइट लेते हैं तब इसकी क्या वैल्यू होती है। तो जिस स्टेट की वैल्यू ज़्यादा होगी जिस पॉलिसी के अंडर, इट मीन्स कि दैट इज़ अ गुड पॉलिसी, बेटर पॉलिसी। ठीक, सो ज़रा पहले मुझे वैल्यू, इसको एस कहें, वैल्यू ऑफ एस, इसको ए कहें, वैल्यू ऑफ ए है, ये बी है, ये सी है, सपोज 3 स्टेट्स हैं। आप मुझे वैल्यू ऑफ ए अंडर पॉलिसी लेफ्ट निकाल के दें इफ द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 0। सिंपल 1 आएगा। क्यों? बिकॉज वैल्यू ऑफ द स्टेट का क्या फार्मूला होता है, यू कंसिडर ऑल प्रोबेबिलिटीज, देन यू मल्टीप्लाई इट विद द इमीडिएट रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर स्टेट। तो अगर मैं लेफ्ट पॉलिसी कंसिडर कर रही हूँ तो लेफ्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है एक्शन की, 1 ही होगी ना। ठीक, और फिर वो एक्शन लेके मैं एक पर्टिकुलर स्टेट में ही जाती हूँ और एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड ही हमेशा मिलता है। इट मीन्स कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, 1 ही हैं। ये जो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ हैं ना, कहाँ गया फॉर्मूला, ये प्रोबेबिलिटी भी 1 है बिकॉज हम एक ही एक्शन कंसिडर कर रहे हैं, कौन सा, लेफ्ट का। और फिर लेफ्ट लेके हम एक पर्टिकुलर स्टेट बी में ही जा रहे हैं और हमें रिवॉर्ड हमेशा
1 ही मिल रहा है। इट मीन्स कि ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं, 1 हो गई। इमीडिएट रिवॉर्ड हमें क्या मिल रहा है, +1, ठीक। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ 1 हो गई, इमीडिएट रिवॉर्ड हमें +1 मिल रहा है, और डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हमने कंसिडर किया था, 0। डिस्काउंटिंग फैक्टर का वैसे मतलब क्या होता है कि फ्यूचर के रिवॉर्ड्स को हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, सॉरी फ्यूचर की स्टेट्स को हम, बल्कि डिस्काउंटिंग इस फ्यूचर के रिवॉर्ड्स को हम नहीं कोई वैल्यू दे रहे हैं। वी आर ओनली, तो वी आर वेरी शॉर्ट साइटेड, हम सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इस इक्वेशन से क्या वैल्यू निकल आई, वैल्यू ऑफ स्टेट ए की 1। इसी तरह अगर हम वैल्यू ऑफ यस, तो अगर हम लेफ्ट लेते हैं, लेफ्ट पॉलिसी, तो ए की वैल्यू 1 आती है। लेकिन इसी लेफ्ट पॉलिसी में, सॉरी, अगर हम राइट पॉलिसी लेते हैं तो फिर ए की वैल्यू क्या आती है, क्या पॉलिसी आएगी अगर हम राइट लेते हैं, तो राइट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो गई। और राइट लेके हम हमेशा स्टेट सी में ही आ रहे हैं और हमेशा रिवॉर्ड 0 ही मिल रहा है, ठीक। तो क्या प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1 है, इमीडिएट रिवॉर्ड इज 0 और डिस्काउंटिंग फैक्टर तो है ही 0, ठीक है, जो भी फ्यूचर स्टेट है। आपके पास क्या वैल्यू आ गई ए की, 0। तो इट मीन्स कौन सी पॉलिसी बेहतर है, लेफ्ट पॉलिसी बेहतर है या राइट, लेफ्ट इज बेटर। अगर डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 है, इट मीन्स कि हम फ्यूचर रिवॉर्ड को नहीं देख रहे, हम किसको देख रहे हैं कि इमीडिएट रिवॉर्ड हमें कौन सा एक्शन मैक्सिमाइज करके दे रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट वाला एक्शन हमें इमीडिएट रिवॉर्ड +1 का दे रहा है, राइट वाला एक्शन हमें इमीडिएट रिवॉर्ड 0 का दे रहा है। हम फ्यूचर को नहीं देख रहे कि इस लेफ्ट में फ्यूचर में यहाँ पे ज़्यादा रिवॉर्ड है और फ्यूचर में यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे कम रिवॉर्ड है और यहाँ पे ज़्यादा है। हम फ्यूचर को नहीं देख रहे, हम सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड को देख रहे हैं। सो इमीडिएट रिवॉर्ड को अगर हम देखेंगे सिर्फ, तो लेफ्ट वाली पॉलिसी बेहतर है। ये चीज़ क्लियर है सबको, बताएं अगर नहीं क्लियर, मोहसिन क्लियर है, ठीक। लेकिन अब अगर मैं कहूँ कि फ्यूचर रिवॉर्ड को कंसिडर करें बाय कंसिडरिंग द डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 0.9, ठीक है, 0.9 में क्या मतलब है कि हम फ्यूचर को बहुत ज़्यादा वेट दे रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1, जो हम यूजुअली देते नहीं है। गैमा की वैल्यू क्या होती है, बिटवीन ज़ीरो एंड 1, यानी 0 इंक्लूडेड होता है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं होता, लाइक दिस। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है 0 और 1, ठीक है। दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज इंटरवल। तो इट मीन्स कि डिस्काउंटिंग फैक्टर की हम मैक्सिमम वैल्यू ऑलमोस्ट कंसिडर कर रहे हैं 0.9। तो उस केस में ज़रा वैल्यूज निकालें ए की, स्टेट ए की वैल्यू निकालें अंडर पॉलिसी लेफ्ट और स्टेट ए की वैल्यू निकालें फिर अंडर पॉलिसी राइट। इफ द डिस्काउंटिंग फैक्टर इज कंसिडर्ड 0.9, तो विच पॉलिसी इज बेटर। आपको क्या लगता है, वैसे इंट्यूशन क्या कहती है कि कौन सी पॉलिसी बेहतर होगी अब, राइट वाली, बिकॉज हम फ्यूचर को ज़्यादा वेट दे रहे हैं और फ्यूचर का रिवॉर्ड किसका ज़्यादा है, राइट वाली का ज़्यादा है, ठीक। अब जरा मैथमेटिकली भी इसकी वैल्यू निकालें। सो वैल्यू ऑफ स्टेट ए अंडर लेफ्ट पॉलिसी अब क्या हो जाएगी, अगेन प्रोबेबिलिटी सारी क्या हो जाएंगी, 1 होगी, बिकॉज लेफ्ट मीन्स कि वी आर ओनली कंसिडरिंग द लेफ्ट एक्शन जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, और लेफ्ट जाके हम स्टेट बी में ही जाएंगे और हमेशा रिवॉर्ड हमें क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड, तो प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। इमीडिएट रिवॉर्ड हमें क्या मिल रहा है, 0 लेफ्ट की केस में, सॉरी +1 लेफ्ट की केस में इमीडिएट रिवॉर्ड हमें मिल रहा है +1 का। और अब हम डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक, 0.9 इंटू वैल्यू ऑफ सी, अभी जो भी था बी अंडर दिस पॉलिसी लेफ्ट। एक तरीका तो ये है कि हम इस तरह करें और फिर जब वैल्यू ऑफ बी निकालेंगे तो वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ बी अंडर लेफ्ट पॉलिसी। अब उसमें लेफ्ट नहीं होगा, जब एक दफ़ा बी पे पहुंच जाएं तो फिर तो हमारे पास हर एक्शन हमें कहाँ लेके जा रहा है, वापस इनिशियल स्टेट पे जा रहा है विद रिवॉर्ड ऑफ 0 प्लस अगेन 0.9 इंटू वैल्यू ऑफ, कहाँ पे जा रहे हैं, वापस ए पे जा रहे हैं, ठीक। तो बेसिकली अगर मैं ये वाली वैल्यू किस में पुट करूँ, यहाँ पुट करूँगी ना, तो जब मैं इसको वापस यहाँ पुट करूँगी तो ये क्या वैल्यू बन जाएगी,
अच्छा, ज़रा इस तरह भी वैल्यू निकालें और एक और तरीके से भी वैल्यू निकालते हैं फिर इसकी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.9 और वैल्यू ऑफ बी हमें क्या बता रहा है? वैल्यू ऑफ बी बता रहा है कि आप को रिवॉर्ड 0 मिलेगा। ये क्या चीज़ बन गई? इंटू 0.9 इंटू वैल्यू ऑफ ए, ऐसे हो गया। बट नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम हियर ना, यहाँ पे लेफ्ट पॉलिसी को हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लेफ्ट पॉलिसी को ही कंसिडर कर रहे हैं। so, ये क्या इक्वेशन बन गई? वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 प्लस 0.81 इंटू वैल्यू ऑफ ए अंडर लेफ्ट। इसको सॉल्व करें, क्या वैल्यू आएगी? 1 माइनस 0.81 इज 1 प्लस नहीं, मतलब ये वैल्यू जब इधर आ जाएगी ना, सॉल्व करें तो मैथमेटिकली 1 माइनस 0.81 इज 0.19, ठीक। 0.19 वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और फिर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय 0.19, क्या आ रही है वैल्यू? 5.26। एक तरीका ये है इस तरह वैल्यू ऑफ दी स्टेट निकालने का, ठीक, जो हम बेलमैन इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। एक और तरीका भी होता है ना, एक वैल्यू ऑफ द स्टेट क्या होती है? द सम ऑफ द रिवॉर्ड्स दैट वी गेट, द सम ऑफ द द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिटर्न्स दैट वी गेट फ्रॉम दैट स्टेट। तो हम वैल्यू ऑफ द स्टेट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर लेफ्ट पॉलिसी इज द प्रोबेबिलिटीज जो कि 1 है, इमीडिएट रिवॉर्ड जो कि 0 प्लस क्या फार्मूला था उसका? रिटर्न हमें मिलता है जब एक स्टेट से, तो रिटर्न का फार्मूला क्या होता है? फ्यूचर रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक। और इसका फार्मूला क्या होता है? सो ये आगे चलता रहता है। सो बेसिकली आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है? दिस इक्वेशन बिकम्स के आर टी प्लस 1 प्लस गैमा, और हम सारे क्या कंसिडर करते हैं? जितने भी फ्यूचर रिवॉर्ड्स हैं, बल्कि इसको ज़रा अगर एक सम में लिखें तो सम में क्या फार्मूला बन गया था? सो दैट फार्मूला बिकम्स डिस्काउंटिंग फैक्टर बाहर निकल जाएगा और आप सारे रिवॉर्ड्स को ऐड करते हैं। कौन से सारे रिवॉर्ड्स को? जो कि अगर आप वैल्यू ऑफ द स्टेट की बात करें एट टी पे, तो आप फ्यूचर के जितने भी रिवॉर्ड्स होंगे t प्लस 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक अगर आप जाते हैं, तो ये इक्वेशन क्या बन जाती है? गैमा भी अंदर हो जाएगा, यस। सो गैमा की पावर क्या हो जाती है? गैमा की पावर हो जाएगी t प्लस 1 माइनस 1, और जो खैर ऐसी चीज़ बनेगी, इसको k कह दें, और ये क्या हो जाएगा? k, ठीक है या नहीं? So value of the state is basically the sum of the discounted values of all the returns, ठीक, where k is equal to from t plus 1 up to infinity, या के पास k minus t plus 1 and minus k minus t minus 1 बन जाएगा, ठीक, और रिवॉर्ड आपके पास बन जाएगा k plus 1 समथिंग लाइक दैट, ठीक। कहने का क्या मतलब है कि वैल्यू ऑफ द स्टेट क्या होती है? आप क्या करते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर को बार बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है? 0.9 जो आप लेते हैं, तो फ्यूचर रिवॉर्ड आपको क्या मिल रहा है? इमीडिएट रिवॉर्ड आपको +1 मिल रहा है, फ्यूचर रिवॉर्ड आपको 0 मिल रहा है। तो बेसिकली
इमीडिएट रिवॉर्ड +1 है, लेकिन फ्यूचर रिवॉर्ड आपके पास क्या है? 0। फिर जब आप दोबारा जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, तो अब 0.9 की वैल्यू क्या बन जाएगी? स्क्वायर। और अब आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? 1। फिर आप डिस्काउंटिंग फैक्टर कंसिडर करते हैं और फिर आपको रिवॉर्ड मिलता है 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द इमीडिएट रिवॉर्ड ऑफ +1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द फ्यूचर रिवॉर्ड विच इज 0, फिर प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर की अपनी पावर ली और उसका फ्यूचर रिवॉर्ड, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर की पावर बढ़ती जाती है और हम उसको फ्यूचर रिवॉर्ड के साथ मल्टीप्लाई करते जाते हैं। यस, कॉन्टिन्यूसली होता जाएगा। ये आपको इमीडिएट रिवॉर्ड मिला। जिस टाइम डिस्काउंटिंग फैक्टर के पास क्या था? 0.9 रेज़ टू पावर 0। जब आप इमीडिएट रिवॉर्ड देखते हैं तो उसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर की पावर होती है 0 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर की पावर 1 और उसका जो फ्यूचर रिवॉर्ड है। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर की पावर बढ़ती जाती है और हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं उनको हर फ्यूचर रिवॉर्ड के साथ। तो बेसिकली ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? इस इक्वेशन को मैं जनरलाइज कैसे लिख सकती हूँ? कैन आई राइट इट लाइक दिस? 0.9, अच्छा यस पावर n तो है, लेकिन देखें ये चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो रही है ना। जो ऑड वैल्यूज़ हैं वो किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? सॉरी, जो इवन हैं, इवन वैल्यूज़ हैं वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने उनको कंसिडर नहीं करना। हम किन को कंसिडर कर रहे हैं? सिर्फ अच्छा ऑड 0 से जो है, और जो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं? हम 0.9 की पावर 0 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, फिर 0.9 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, फिर 0.9 की पावर 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ। इस तरह 0.9 की पावर 6 मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ। और वो जो ऑड पावर्स हैं वो किससे मल्टीप्लाई हो रही हैं? वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक, सो इसको जनरलाइज में इस तरह लिख सकती हूँ कि ये 0.9 की कौन सी पावर्स हैं 1 के साथ? ये 2 रेज़ टू पावर n है, where n goes from 0 to infinity। वर्षम समझ आ रही है? हम लोग क्या कर रहे हैं? दो तरीके से हम वैल्यू निकाल रहे हैं। एक तो वो बेलमैन इक्वेशन से हमने निकाल के भी देख ली, और दूसरी जो वैल्यू की अपनी डेफिनेशन है कि इट इज़ द सम ऑफ द, इट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिटर्न्स। ठीक, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आती है? हर रिटर्न को आप उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो बेसिकली ये जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास वो रिवॉर्ड्स ही हैं, रिटर्न्स ही हैं, लेकिन रिटर्न्स को इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रिवॉर्ड्स लिख रहे हैं। ये जनरलाइज फॉर्मूला तो स्पेसिफिक केस के लिए कौन सा? हाँ, ये वाला तो स्पेसिफिक केस के लिए है। ये हम बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एक फार्मूला है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया था, और शायद बुक में वो है कि जब आपके पास दिस बिकम्स अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का आप सम निकालते हैं, हालांकि ये इन्फिनिट है, लेकिन इसका सम हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू ही आएगी। ठीक, और वो फाइनाइट तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला कुछ ऐसे है कि n इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी r इज टू पावर n। एक वैल्यू है जो कि जिसकी पावर n है, और आप उसको 0 से इन्फिनिटी तक ऐड करते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल इस टर्म क्या मतलब है कि आप r को फिर क्या करें? r प्लस 1 प्लस r प्लस r स्क्वेयर प्लस r क्यूब। ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ना। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस किसे कहते हैं? जिसके दो कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशियो होती है वो सेम होती है। r डिवाइड बाय 1 इज r, r स्क्वेयर डिवाइड बाय r इज r, r क्यूब डिवाइड बाय r स्क्वेयर इज r। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को जब ऐड करते हैं फॉर इन्फिनिट वैल्यूज, दैट बिकम्स 1 बाय 1 माइनस r। ठीक, तो अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो ज़रा इसको इसका कंपेयर करें। हम r की पावर n कंसिडर कर रहे हैं ना। यहाँ पे अगर मैंने n को अकेले छोड़ना है तो व्हाट विल बी द r विल बी बिकम r विल बिकम 0.9 स्क्वेयर। ऐसे लिख सकती हूँ मैं, दिस बिकम्स योर r नाउ। अगर ये r है तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी? 1 बाय 1 माइनस r, वेयर r इज 0.9 स्क्वेयर। तो इसकी वैल्यू निकालें, सेम ही आएगी। ठीक,
कंफर्म कर लें, सेम आ रही है ना? Same है, ठीक। सो ये है एक और तरीके से वैल्यू ऑफ द स्टेट निकालने का। ये बेलमैन इक्वेशन बेसिकली वहीं से आई थी ना, जब हम रिटर्न्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू कंसिडर कर रहे थे। 5.26. वो भी 5 पॉइंट समथिंग आ रही थी। ठीक, तो ये वैल्यू ऑफ द स्टेट ऑफ वैल्यू ऑफ ए अंडर लेफ्ट पॉलिसी आई है। आप जल्दी से ज़रा वैल्यू ऑफ ए अंडर राइट कंसिडर करें तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ ए अंडर राइट पॉलिसी क्या होगा? कंसिडर दिस काउंटिंग फैक्टर एज 0.9। तो अगेन वैल्यू ऑफ ए क्या होता है? वैल्यू ऑफ ए होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिटर्न, जहाँ पे आप हर रिटर्न को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। तो स्टार्ट में आपको रिटर्न क्या मिलता है? स्टार्ट में जो पहला रिटर्न होता है दैट इज सिंपली योर इमीडिएट रिवॉर्ड विच इज 0। जब आप राइट पॉलिसी ले रहे हैं तो राइट में आपको इमीडिएट रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? 0 का। फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.9 और फिर आपको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? 2। फिर अगेन आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा? 0। 0.9 क्यूब 2 प्लस 0.9 रेज़ टू पावर 4। चलिए, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा? अब इसको जरा जनरलाइज करें। 2 के साथ 0.9 की कौन सी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं? इवन नहीं, ऑड मल्टीप्लाई हो रही हैं। इवन जो 0.9 की पावर्स है वो तो 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो 2 के साथ 0.9 की अगर ऑड पावर्स मल्टीप्लाई हो तो कैन आई राइट इट 2 इंटू 0.9। ऑड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n + 1 वेयर n गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसको जरा 2 को बाहर निकालें तो क्या बन जाएगा? 0.9 2n + 1। इसको मैं किस फॉर्म में लाना चाहती हूँ? n के ऊपर सिर्फ मेरे पास n रह जाए तो वो कैसे आएगा? 2। अगर इस 0.9 को मैं एक दफ़ा ऐसे लिखूं और फिर 0.9 को मैं इस तरह लिखूं, ठीक है ना? बिकॉज दोनों मल्टीप्लाई क्या देंगे आपको? 2n + 1 ही देंगे। तो ये 0.9 भी क्या हो जाएगा? फॉर्मूले से बाहर निकल जाएगा बिकॉज ये कांस्टेंट है। तो 2 इंटू 0.9 इज 0.18। ठीक है, 0.18 हो गया। n इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी 0.9। 2 को अगर मैं ऐसे लिखूं और n को ऐसे लिख दिया 2 into 0.9, 1.8. 1.8 बनता है। ठीक, चलें जी। ठीक, तो अब फॉर्मूला क्या बन गई? दिस इज 1.8। Yes, ma'am. तो नाउ 1.8 और ये चीज़ क्या बन जाएगी? ये वापस 1/1 माइनस 0.9 स्क्वेयर और इसकी जरा वैल्यू निकालें 5.1. तो ये वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी? सारी बातें बड़ी होगी। ठीक, तो इट मीन्स के वैल्यू ऑफ द स्टेट ए अंडर राइट पॉलिसी इज बेटर देन द वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर लेफ्ट पॉलिसी इफ वी कंसिडर द फ्यूचर रिवॉर्ड्स। ठीक, Okay. क्लियर है सबको? अच्छा, अगर ये चीज़ क्लियर है तो फिर क्विज के लिए तैयार हो जाएं और हम इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे क्या। आज का एजेंडा वैसे वही था, हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी थी। ठीक, ऊपर वाले पार्ट पर कौन सा? इधर वो ज्योमेट्रिक फंक्शन की वजह से आपने यस, एग्जैक्टली ज्योमेट्रिक। तो हम यही कह रहे हैं, ये है ज्योमेट्रिक फंक्शन। हम ये कहता है कि अगर आप आर एन
ऐड करते हैं इन्फिनिटी टाइम्स, यू गेट 1/1 माइनस आर। उसी फार्मूले को हमने यूज़ किया R हमारा immediate reward वो नहीं, आर हमारे पास इमीडिएट नहीं, यहाँ पे आर क्या आ गया है, हमने देखें ये फार्मूला था ना, इमीडिएट रिवॉर्ड 0.9 था। इन केस ऑफ लेफ्ट पॉलिसी हमें इमीडिएट रिवॉर्ड 1 मिलता है, प्लस 0.9 स्क्वायर, सॉरी ये कौन सी चीज़ है, यहाँ पे इमीडिएट रिवॉर्ड हमें 1 मिलता है, प्लस 0.9 अंडर लेफ्ट पॉलिसी 0 मिलता है। फिर उसी स्टेट में से जब हम वापस आते हैं तो फिर हमें रिवॉर्ड मिलता है 1, और फिर यस सबको ऐड करें अप टू इन्फिनिट टाइम्स शाफी। तो हमने इस इक्वेशन को हम देख किया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 0.9 की इवन पावर्स हैं वो 1 से मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जो 0.9 की ऑड पावर्स हैं वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही हैं। जाहिर बात 0 से मल्टीप्लाई होगी तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, वी ओनली कंसिडर दी 0.9 की इवन पावर्स। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कि यू आर एडिंग 0.9 टू एन इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर n को मैं बाहर अकेला छोड़ दूँ, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0.9 स्क्वायर बन जाएगी। ये फार्मूला इससे अब मिलता है। यहाँ पे अब r की वैल्यू क्या होगी है, ये r वो नहीं, ये r ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का टर्म है, ठीक। तो ये 0.9 स्क्वायर बन गया है। तो अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आप r n को ऐड करते हैं तो 1/1 माइनस r आना चाहिए। यहाँ पे आपके पास r की वैल्यू 0.9, दिस इज 1/1 माइनस 0.9 स्क्वायर, ठीक। लेकिन राइट के केस में क्या हो रहा था, राइट के केस में आपके पास 0.9 की जो ऑड पावर्स है वो मल्टीप्लाई हो रही थी 2 के साथ। 2n+1 आता है। ये यहाँ तो 2n+1 आ गया था और वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो 2 भी बाहर चला गया। ये जो 0.9 2n+1 आ गया था, उस +1 में भी एक 0.9 तो था ना, उस 0.9 को हमने बाहर निकाला तो वैल्यू बन गई 1.8, ठीक। चलें जी, ज़रा दूर दूर बैठें, क्विज़ बहुत आसान है।